नमस्कार, यह है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। जीएसटी की राह में बढ़ते जा रहे हैं कांटे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्य के बीच नहीं बनी बात। राज्यों ने की ज्यादा मुआवजे की मांग। डिजिटल इकोनॉमी मुहिम को एसबीआई का झटका। पेटीएम, मोबीक्विक समेत सभी वॉलेट को किया ब्लॉक। सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। 4 फरवरी से शुरू होगा 5 राज्यों का चुनावी दंगल। 11 मार्च के नतीजों का ऐलान। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद विपक्षी दलों की राष्ट्रपति से गुहार। बजट तारीख बदलने की मांग। जेटली बोले ऐतराज है बेबुनियाद। ये वही दल है जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान है। बाजार में सुस्ती भरा एक और दिन। निफ्टी 8,200 के नीचे फिसला। आईटी मिड कैप शेयर चमके। नेत्रहीनों के लिए मुश्किल हो रहा है नए नोट को पहचानना। नोटों पर उभरे संकेत ब्रेल के मुताबिक न होने से दिक्कत। गूगल देगा छोटे कारोबारियों को डिजिटल ट्रेनिंग। पिचई बोले इंटरनेट की मदद से बिजनेस बड़ा करने में मिलेगी मदद। मोदी सरकार के कैशलेस और डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने तगड़ा झटका दिया है। बैंक ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पेमेंट ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर होगी, यानी अब आप एसबीआई अकाउंट से ऑनलाइन पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, जियो मनी, एयरटेल मनी जैसे ई वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर आप ई वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। ई वॉलेट की रोक पर एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बैंक के पास सुरक्षा उल्लंघन के मामले सामने आए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। Actually, there were some security breaches resulting in some of our customers falling prey to certain phishing attempts. As a result of that, we are reviewing the security features and thereafter we will allow it. Have you spoken to the Paytm team on this? I'm not too sure what my team has done, but internally we have certain security considerations which we are reviewing. I'm sure that they are also working on it to make things secure, but because of that there has been a temporary stoppage, but it is temporary. पेमेंट वॉलेट मोबीक्विक की को-फाउंडर उपासना टाकू का कहना है कि एसबीआई ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में फ्रॉड होने की ज्यादा आशंका है। नेट बैंकिंग में आप एक यूजर आईडी या कस्ट आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके पेमेंट कर लेते हैं। डेबिट कार्ड में आप कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी ये सब डालने के बाद आपको वन टाइम पासवर्ड भी भरना पड़ता है, जो सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है। तो होता ये है कि नेट बैंकिंग के द्वारा अगर किसी यूजर की फिशिंग द्वारा या स्कैमिंग द्वारा डिटेल्स मिल जाएं कुछ फ्रॉडस्टर्स को, तो फ्रॉड ज्यादा होता है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि एसबीआई ने कदम जल्दबाजी में उठाया। खतरा इतना बड़ा ही होता तो दूसरे बैंक भी इस तरह का कदम उठाते। देखिए, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुझे ये इतना बड़ा खतरा लगता नहीं है, बिकॉज अगर ये खतरा होता तो ऑलमोस्ट सारे बैंक ही इस चीज को लागू करते। मे बी एसबीआई ये सोचते होंगे कि दैट कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं है, तो उनको टाइम लेना चाहिए इस चीज के लिए, जब तक वो कस्टमर दे विल कम टू नो कि हाँ टेक्नोलॉजी किस तरीके से वॉलेट यूज होते हैं, उनके अवेयरनेस बढ़ती है, बाद में वो चीज इसको लागू करेंगे। नोटबंदी में जिस तेजी से ई वॉलेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उतने ही सवाल उसकी सुरक्षा पर उठ रहे हैं। एसबीआई ने ई वॉलेट कंपनियों को पैसे ट्रांसफर करने पर रोक लगाई है और हमारे संवाददाता अर्णव वसावड़ा की रिपोर्ट भी बता रही है कि भारत में के ई वॉलेट बीमा लेने को भी तैयार नहीं है। आप खुद देख लीजिए। नोटबंदी के बाद पिछले 2 महीनों में करीब 80% पैसों का लेन देन डिजिटल गेटवे के जरिए हुआ है। पेटीएम, मोबीक्विक, पेयू जैसी कंपनियों से रोजाना हजारों कस्टमर जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन कंपनियों के पास साइबर अटैक जैसे खतरों के खिलाफ बीमा सुरक्षा कवच जैसी कोई ठोस रणनीति नहीं है। ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठी हुई हैं। आपका जो बैलेंस पड़ा है एज ए यूजर, आपको उसका कोई इंश्योरेंस कवर खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वॉलेट कंपनी का, जैसे मोबीक्विक के जितने भी यूजर्स हैं उनका जितना भी बैलेंस मोबीक्विक के बैंक में पड़ा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदारी है कि वॉलेट के पैसे कंप्लीटली सेफ या सिक्योर रहेंगे। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोबीक्विक ही आपके लिए प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम को अपने 6 लाख रुपए गंवाने पड़े थे।
उसके बाद से ई वॉलेट कंपनियों को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में लाने पर आवाज उठने लगी। विकसित देशों में ई वॉलेट कंपनियों को बीमा करवाने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। अमेरिका जैसी जगहों पर ई वॉलेट कंपनीज को इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी रहता है, जिससे ग्राहकों के हितों का संरक्षण हो सके। और तीसरा पहलू यह है कि साइबर अटैक के अलावा अन्य परिस्थितियों में ई वॉलेट कंपनियां जो वित्तीय दिशा निर्देश रिजर्व बैंक के होते हैं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, उसके बारे में जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए एसबीआई ने अपने अकाउंट से पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज जैसे ई वॉलेट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में साफ है कि डिजिटल इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ई वॉलेट कंपनियों को बीमा और सुरक्षा की बेहतर गारंटी देनी होगी। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। जीएसटी के रास्ते दिनों दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। एक बार फिर ये ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। जीएसटी काउंसिल की 8वीं बैठक भी आज बेनतीजा रही। डुअल कंट्रोल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। इधर नोटबंदी के बाद राज्यों ने ज्यादा मुआवजे की मांग उठा दी है। अब सहमति बनाने के लिए 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की दोबारा बैठक होगी। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी को लेकर ज्यादा मुद्दों पर सहमति बन गई है। 1-2 मुद्दे बचे हैं जिन्हें अगली बैठक में सुलझाने की कोशिश होगी। Third IGST law was discussed. It has 11 chapters. The initial 10 chapters really have been approved, on which we've discussed on a couple of times earlier. We haven't found a solution. I must say today most states, many of the states were, an overwhelming majority I would say, of the states had a very positive attitude, and we started the discussion which was inconclusive, and we've decided to meet on the 16th again. तो आखिर डुअल कंट्रोल को लेकर क्या पेच फंस रहा है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, वित्त मंत्री अगली बैठक में डुअल कंट्रोल पर सहमति बनने की उम्मीद जता रहे हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि ऐसा हो पाएगा? दरअसल यही जानने की कोशिश हमने भी की। वित्त मंत्री ने जब यह बयान दिया कि काफी हद तक बात आगे बढ़ गई है और अगली बैठक में डुअल कंट्रोल का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, उसके बाद हमने कई लोगों से बातचीत की जो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में मौजूद थे। उनका कहना था कि सहमति सिर्फ 2 बात पे बनी है। पहली बात तो ये कि डुअल कंट्रोल का मुद्दा सुलझाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि राज्य सरकार के टैक्स अधिकारी हों या फिर केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारी हों, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात पे जो सहमति बनी वो ये कि टैक्स देने वाले एक शख्स पर 2 टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण नहीं होगा, या तो केंद्र का नियंत्रण होगा या फिर राज्य का नियंत्रण होगा, डुअल कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह थी जिस पर मतभेद बना हुआ है, इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। मतभेद इस बात पर बना हुआ है कि केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र क्या हो और राज्य सरकार के टैक्स अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र क्या हो। राज्य सरकारों का साफ कहना है कि जिन कारोबारी का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या इससे कम है, उस पर पूरी तरह से राज्य सरकार के टैक्स अधिकारी का नियंत्रण हो। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए से नीचे टर्नओवर वाले जितने कारोबारी हैं, उसमें से सर्विस टैक्स के कारोबारी जो हैं, उस पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारियों का नियंत्रण होना चाहिए। इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई और कोई भी नरम पड़ने को तैयार नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो अगली बैठक में भी इसमें सहमति बनने के आसार काफी कम है। और इस बीच एक नया मुद्दा उभर कर सामने आ गया है, वो ये कि नोटबंदी से राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे और जीएसटी के तहत जो मुआवजा देने की बात केंद्र सरकार कर रही है उसमें नोटबंदी से हुए नुकसान की भरपाई भी जोड़ ली जाए। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐसा करने से साफ फिलहाल इनकार कर दिया है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। फरवरी से देश में चुनावी महासंग्राम शुरू होने वाला है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सियासी तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। तो गोवा और पंजाब में 4 फरवरी और उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में पहले चरण में 38 सीटों के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इन सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का ऐलान 11 मार्च को किया जाएगा। पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा और बुधवार के दिन। उत्तर प्रदेश में
403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बार फिर विपक्षी दलों की केंद्र सरकार से तनातनी बढ़ गई है। इस बार ये तनातनी बजट जल्दी पेश होने को लेकर है। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि मोदी सरकार बजट में लुभावने वादे करके इसका फायदा उठाना चाहती है। इसको लेकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और आप सहित 16 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने भी विपक्षी पार्टियों की इस मांग पर समीक्षा करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि इन सब सवालों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां क्यों डर रही हैं। चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध करूंगा कि केंद्र ने जो बजट सेशन चुनाव के बीच में बुलाया है, तो जैसे 2012 में बजट सेशन टाला गया था, इसको भी टालना चाहिए। नहीं तो केंद्र सरकार घोषणाएं जो करेगी उससे जनता प्रभावित होगी और चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। ये वही दल है जो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की लोकप्रियता बहुत कम है, तो फिर वो बजट से क्यों परेशान। 2014 के चुनाव से भी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट पेश हुआ नहीं हुआ, हर चुनाव से पहले होता है। वो तो एक संवैधानिक आवश्यकता है। और कैप्टन कूल धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी को बोला गुड बाय। देखिए इस ब्रेक के बाद। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट के बाद अब वनडे और T20 फॉर्मेट से भी कप्तानी छोड़ दी है। महेंद्र सिंह धोनी 2007 में भारतीय T20 और वनडे टीम के कप्तान बने थे। धोनी ने 199 वनडे और 72 T20 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। लेकिन क्यों ले लिया है ये फैसला कैप्टन कूल ने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आज मेमन साहब। साहब, जिस तरीके से अचानक कप्तानी छोड़ी थी कैप्टन कूल ने टेस्ट मैचों की, लगता तो था कि किसी दिन वनडे या T20 में भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी होगा, इस वक्त होगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से धोनी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अपने इरादे पे हमेशा अटल रहते हैं और क्या सोचते हैं वो बहुत एंड मौके तक किसी को पता नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये और वर्ल्ड कप 2015 और वर्ल्ड T20 इस साल जो खेला गया, पिछले साल माफ कीजिए, तो उसके बाद शायद कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा कि जिस तरह से विराट कोहली कैप्टन कर रहे हैं, टीम डेवलप हो रही है और जो कुछ सफलता चाहिए टीम को वो मिल रही है, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि अब मैं इस जिम्मेदारी से हट जाऊं। लेकिन मेरा मानना ये है कि भले ही वो कैप्टनसी छोड़ दी, उन्हें टीम में रहना चाहिए। राइट, आज मेमन साहब आप कह रहे हैं उन्हें टीम में रहना चाहिए, लेकिन देखिए महेंद्र सिंह धोनी को अगर हम पूरा देखें एज ए क्रिकेटर, तो उनके 3 पहलू, बहुत बेहतरीन विकेटकीपर हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और वो एक बहुत अच्छे कप्तान हैं। तो अब कप्तानी छोड़ दी तो बाकी की 2 चीजें रह गई। अगर ये 2 चीजों को देखें तो उनका हाल फिलहाल का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, जैसे धोनी को हम जानते हैं। तो आपको लगता है कि इससे थोड़े रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे उनके ऊपर, अब सिलेक्टर्स सोचेंगे ले ना ले, इस तरह के हालात बनेंगे? देखिए, सिलेक्टर्स तो सोचेंगे ही, क्योंकि उनकी उम्र भी जो है वो 25 साल के नहीं है, वो 36 साल के होने वाले हैं, तो एज भी उनके अगेंस्ट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वो एक कैप्टनसी की जिम्मेदारी ना हो तो फिर शायद वो ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं अपनी बैटिंग और अपनी विकेट कीपिंग पर, और उसमें अभी भी उनके मुकाबले में मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया में कोई और ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनसे कम्पीट कर सके। राइट, आखिरी सवाल मेरा मेमन साहब की, अब जब धोनी हट जाएंगे तो स्वाभाविक है कि विराट कोहली को ही ये दोनों जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो देखिए, टेस्ट में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कोहली, लेकिन अब ये और वनडे और T20 इसको भी उतनी ही भलीभांति और उतनी ही शिद्दत के साथ संभाल पाएंगे अभी फिलहाल? एक मेरे ख्याल से लय में है विराट कोहली, जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं या जो चीज कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि जो उनका एक इन्फ्लुएंस है, बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है टीम पर, तो क्यों ना हम उन्हें T20 और वनडे टीम के भी कैप्टनसी दे दें। राइट, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आज मेमन साहब। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय वनडे क्रिकेट टीम और T20 क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, कप्तानी उन्होंने छोड़ दी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर। नेट न्यूट्रलिटी के विवादित मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सुझाव मंगाए हैं।
ट्राई ने बुधवार को इस मुद्दे पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नियम कानून बनाने के पहले अंतिम विचार विमर्श करना है। कंसल्टेशन पेपर पर अपना कमेंट रखने के लिए 15 फरवरी आखिरी तारीख है, जबकि इस पर काउंटर कमेंट 28 फरवरी तक दिए जा सकेंगे। ट्राई इससे पहले भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर कंसल्टेशन कर चुका है। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट कंपनियां इस मामले पर आमने सामने हैं। पिछले साल फेसबुक के internet.org प्लेटफॉर्म को इसी विवाद के चलते हरी झंडी देने से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया था। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां आज बेहद छोटे दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 8,200 के ऊपर ही खुला, लेकिन इस पर टिका नहीं। बैंकिंग शेयरों में आज सबसे ज्यादा दबाव था। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज कहीं अच्छी तेजी रही। बाजार के अंत में कल के स्तरों के आसपास ही हमने देखा कि बाजार बंद हुआ। एनसीडीएक्स ने कैस्टर सीड में वायदा फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद एक्सचेंज 5 जनवरी से फिर से कैस्टर सीड वायदा लॉन्च करेगा। आपको बता दें कि गड़बड़ियों के चलते पिछले साल जनवरी में सेबी ने कैस्टर वायदा पर रोक लगा दी थी। एनसीडीएक्स के अलावा एमसीएक्स को भी कैस्टर वायदा लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। एमसीएक्स भी जल्द कैस्टर में वायदा शुरू करेगा। और नोटबंदी के बाद बिक्री बढ़ाने के लिए मारुति ने घटाए कारों के दाम। देखिए इस ब्रेक के बाद। नोटबंदी की वजह से हजार तरह की परेशानियां हुई हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनकी परेशानी नोट मिलने के बाद शुरू हुई है। आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। इस मौके पर आज हमारी संवाददाता निधि राय जब नेत्रहीन ट्रेनिंग सेंटर पहुंची तो वहां नोटबंदी का एक और चेहरा नजर आया। देखिए रिपोर्ट। अब्बास बोल नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, लेकिन आप इन्हें किसी से कमतर नहीं आंक सकते, ना तो दिनचर्या में और ना ही अपने काम में। मगर जब से 500 और 2000 के नए नोट आए हैं, ये परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने नोटों को पहचानने के जो गुर सीखे हैं वो नए नोट में काम नहीं करते। स्पर्श की भाषा, ब्रेल का ख्याल न रखे जाने के चलते अब्बास जैसे लाखों देशवासियों के लिए ये नोट भी नोटबंदी का खतरनाक साइड इफेक्ट बन गए हैं। पहले जो पुराने नोट्स थे तो वो बड़े थे, लंबे थे ज्यादा। 500 का नोट भी हम लोग आसानी से पहचान सकते थे और 1000 का भी। अभी उन्होंने क्या किया, वो दोनों निकाल के 2000 का बड़ा नोट तो किया, पर वो साइज में छोटा है, बड़ा नोट नहीं है वो। और 500 का तो उससे भी छोटा है, लेकिन 100 रुपीज का जो नोट है वो 500 रुपीज से लंबा नोट है, तो गड़बड़ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये 20 रुपए का जो नोट है ना, उसके जैसा ही 500 का नोट लगता है मुझे तो। जो लोग देखकर नोटों की पहचान नहीं कर पाते वो टटोल कर देखते हैं। उनकी सुविधा के लिए नोटों के आकार, उस पर एम्बॉस्ड यानी उभरी हुई लिखावट, कागज की मोटाई और क्वालिटी टेक्सचर का खास ख्याल रखना पड़ता है। बाकी चीजें तो सीखी जा सकती हैं, लेकिन नए नोटों में एम्बॉस्ड लिखावट कमी है, उसे छूकर पहचानने में खासी दिक्कत हो रही है। 2000 का नोट्स पहले ज्यादा निकला नहीं था, तो लोगों के पास नहीं था, और कभी कभार उनको मिल जाता था तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या है। डिमोनेटाइजेशन के बारे में तो पता है उनको, दे वर अवेयर, उनको पता था उस बारे में, लेकिन फिर हम लोग को थोड़ा सा बताना पड़ा उनको कि ये नोट नए आए हैं यहाँ पे, तो इसको आप स्टडी करो। तो हम लोग ने उनके हाथ में दिया उनको स्टडी करने के लिए, कहाँ पे उनको पहचाना जा सकता है, तो वो उनके हिसाब से उनको लर्न करना होता है। दरअसल नोटों की डिजाइनिंग के वक्त ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो देख नहीं सकते उन्हें नोट पहचानने के पर्याप्त मौके मिल सके, और हो सकता है कि जल्दबाजी के चलते नए नोटों में ये ख्याल नहीं रखा जा सका। निधि राय, मुंबई। नोटबंदी के बाद बिक्री बढ़ाने के लिए मारुति ने कार के दाम घटा दिए हैं। मारुति ने स्विफ्ट और सियाज में कटौती की है। कंपनी ने ग्राहकों को इन कारों पर 10,000 से 18,000 तक के डिस्काउंट ऑफर दिए हैं। स्विफ्ट पर 10 से 18,000 की छूट मिलेगी, वहीं सियाज पर 10,000 की छूट दी जा रही है। गूगल ने देश के छोटे कारोबारियों तक डिजिटल सुविधा पहुंचाने की पहल की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने गूगल अनलॉक नाम के प्रोग्राम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गूगल छोटे कारोबारियों को इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाएगा। आने वाले 3 सालों में 40 शहरों में 5,000 वर्कशॉप लगाए जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने फिक्की और आईएसबी के साथ हाथ मिलाया है। Over the next 3 years, we will hold 5,000 training workshops across 40 Indian cities. We hope to reach thousands of businesses. In fact, the first of these, with more than 100 small business leaders, is
actually happening right now, right across the hall. Any small business with an internet connection can sign up and get started on these trainings today. फोर्ब्स ने साल 2017 के सुपर अचीवर्स की लिस्ट जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में भारतीय मूल के 30 लोगों के नाम शामिल हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और विश्व को बदलने में यकीन रखते हैं। इस लिस्ट में हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स, फाइनेंस जैसे 20 उद्योगों से लोगों को शामिल किया गया है। सूची में कुल 600 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और उद्यमियों, मनोरंजकों और शिक्षाविदों की नई पीढ़ी के नियमों को फिर से लिखा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।